हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते कुछ समय में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके सापेक्ष जो कई सारी मुद्रा है अलग अलग देशों की, तो उनके अंतर्राष्ट्रीय जो एक्सचेंज स्तर पर उनकी जो कीमत है उसमें उतार और चढ़ाव को देख रहे हैं। इसके पहले हमने एक सेशन में डॉलर की जो स्थिति है वैश्विक स्तर पर उसमें मजबूती को दर्ज किया था और उस दर्ज मजबूती पर हमने डिस्कस किया था। आज के इस डिस्कशन पे हम चर्चा करेंगे ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग पर और किस तरह के प्रभाव इसके अंतर्गत देखे जा रहे हैं। तो डॉलर के सापेक्ष अन्य मुद्राओं की चूंकि गिरावट देखी जा रही है अन्य मुद्राओं में, और डॉलर चूंकि दूसरी मुद्राओं से मजबूत हो रहा है, ऐसे में जो दूसरी मुद्राएं हैं उन पर किस किस तरह की परिस्थितियां इस समय उनको प्रभावित कर रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इन बातों को जानते हैं कि जो ऊर्जा संकट है, ऊर्जा संकट की परिस्थितियों से और इसके पहले जो महामारी का दौर बीता, महामारी के दौर की वजह से कई देशों की जो स्थितियां हैं, आर्थिक स्थिति की बात करें तो वह उसमें गिरावट देखने को मिली है। अब उन्हीं स्थितियों में सुधार करते हुए देश क्या क्या नीतियां अपना रहे हैं, किस तरह से उनको बढ़ावा दे रहे हैं, इन पूरी परिस्थितियों पर हम नजर रख रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है क्या है ब्रिटेन के मुद्रा संकट का इतिहास। तो आज के टॉपिक में हम ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, क्या इसका इतिहास है, इसको शामिल करते हुए फिर उन घटनाओं पर चर्चा करेंगे जिस दौर में ब्रिटेन की मुद्रा में हमें कई बार गिरावट देखने को मिली है, और इस संदर्भ को फिर हम भारत की मुद्रा के साथ जोड़ करके भी देखेंगे कि भारत में फिर क्या ऐसी स्थितियां कभी बनी हैं या फिर नहीं बनी। ठीक, तो जो न्यूज आई है उसमें लिखा हुआ है पाउंडेड अ हिस्ट्री ऑफ यूके करेंसी क्राइसिस एंड क्रैशेस, तो द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन से। तो खबर महत्वपूर्ण है, जिन जिन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे तो वर्तमान स्थिति को देखेंगे कि कितनी गिरावट आई है, इसके इतिहास को देखेंगे कि ब्रिटिश पाउंड का क्या इतिहास है, और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं कि कब कब किन किन परिस्थितियों में इसकी कीमत में गिरावट आई थी, ताकि आज की परिस्थितियों से फिर हम इसको जोड़ करके समझ पाएं। क्योंकि ब्रिटेन एक महत्वपूर्ण देश है यूरोप का और साथ ही पूरे विश्व का, ऐसे में उसकी मुद्रा पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका अन्य देशों को भी एक तरीके से आकलन करना चाहिए और एक निष्कर्ष के साथ एक प्रश्न प्रीलिम्स के लेवल पर या फिर फैक्ट के लेवल पर आप सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस पेपर 3 आर्थिक विकास, दोनों ही सेक्शन से ये जो टॉपिक है जुड़ता है। अच्छा, कई सारे लोग इन बातों को नोट डाउन करने के बाद भी कमेंट्स में ऐसी बातें लिख रहे होते हैं कि किस विषय से ये जुड़ेगा, किस विषय से नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको पॉज करके आप एक बार नोट कर लिया करिए। जिनको भी यहाँ कठिनाई आए, ये प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है हर टॉपिक पर और हर सेगमेंट में इसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो वर्तमान स्थिति क्या है। पहली बात तो ये पता चला है कि ब्रिटिश पाउंड इस वक्त अपने सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया है और नई प्रधानमंत्री, चूंकि ब्रिटेन में हाल ही में चुनाव हुए थे प्रधानमंत्री पद के, तो जो लिज ट्रस हैं वो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं और प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वित्त मंत्री का भी पद वो संभाल रही हैं। तो उन्होंने इस वक्त करों में कटौती की है और इसके अलावा ऊर्जा की जो कीमतें लगातार बढ़ती हुई हमें दिख रही हैं विश्व में, खासकर इसका एक जो कारण है वो रूस और यूक्रेन के युद्ध के अंतर्गत देखा जा सकता है। ऑयल की कीमतें इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। तो ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए खर्च बढ़ाने की योजना शुरू की गई है। ठीक, तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे ही ब्रिटेन के अंतर्गत खर्च बढ़ाने की योजना सरकार शुरू करेगी, इसका मतलब क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की सप्लाई है उसको बढ़ाने वाली नीतियां अपनाई जाएंगी। और अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा को बढ़ाया जाएगा इसका मतलब क्या है कि सप्लाई बढ़ जाएगी, और किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाने का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाना, यदि मांग उसकी उतनी ही बनी रहती है। ठीक, तो सप्लाई बढ़ाने के बाद जो पाउंड है वह निचले स्तर पर पहुंचा है। इसके अलावा इस स्थिति तक जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया दी है, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और इस गिरावट की जब तुलना करके देखा गया तो पाया गया कि इस वर्ष की शुरुआत से ये गिरावट बहुत बड़ी है, लगभग 21% की गिरावट है। और ये जो सापेक्षता अगर देखें तो डॉलर के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर की कीमत जो पाउंड के मुकाबले है वो 1.08 यूएस डॉलर तक आ गई है, जो कि एक समय तक काफ़ी ज़्यादा होती थी। यानी अब अगर आपको 1 पाउंड चाहिए तो अब आपको 1.08 यूएस डॉलर देने होंगे, जो कि पहले और ज़्यादा देने होते थे। इससे क्या पता चला कि यूएस डॉलर की स्थिति मजबूत हुई है जबकि पाउंड स्टर्लिंग की वैल्यू गिरी है।
और इस ग्राफ में आपको दिखाई देगा पिछले 1 साल के कि ये लगातार गिरता ही गया है। ठीक, और यहाँ पर अगर हम भारतीय रुपए के सापेक्ष इसको देखें तो इसमें भी हमें गिरावट ही दिखाई देगी। एक समय में जहाँ पर ये 100 रुपए के ऊपर चलता था, 102, 103, ठीक, तो उसके बाद इसमें गिरावट आती गई है, हालांकि लगातार तो नहीं, लेकिन फिर भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। और अंततः अब यह 27 सितंबर का डेटा बताता है कि 87.95 रुपए में ये चल रहा था। 1 पाउंड लेने के लिए अब आपको इतने रुपए देने होते हैं, ठीक, इस डेट पर, जबकि इसके पहले आपको इससे कहीं ज़्यादा देने होते थे। तो जो मुद्रा है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही है। ठीक, अब इस मुद्रा का इतिहास देखें, किसका, ब्रिटिश की पाउंड स्टर्लिंग का। ठीक, तो ये सबसे पुरानी मौजूदा मुद्राओं में शामिल है। इसको उन मुद्राओं में शामिल करके देखा जाता है जो अब तक के इतिहास में काफ़ी पुरानी है, क्योंकि यूरोप से इसका इतिहास जुड़ता है। अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो जब अमेरिका का गठन हुआ होगा उसके बाद ही अमेरिका की मुद्रा आई होगी। ऐसे में अगर देखा जाए तो अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, या फिर जिन जिन देशों में अगर हम विश्व इतिहास को जोड़ करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो यूरोपीय लोग थे वे ही वहां पर जाकर के बसे हैं, या फिर अन्य कई देशों से आने वाले लोग, लेकिन प्रमुखता उसमें यूरोपीय लोग हैं। तो यूरोपीय देशों की सूची में ब्रिटेन एक पुरानी और मजबूत शक्ति के रूप में दिखाई देता है। तो कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति महाद्वीपीय यूरोप में ही हुई है। और चूंकि पाउंड स्टर्लिंग जो नाम आज के समय लिया जा रहा है वह लैटिन शब्द लिब्रा से निकला है। तो लिब्रा का मतलब क्या होता है, यह वजन और संतुलन को दर्शाता है। ठीक है, तो 300 से अधिक वर्षों से बैंक ऑफ इंग्लैंड को पाउंड बैंक नोट जारी करने का अधिकार दिया गया है, इस तरह से। ठीक, और 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी। उसके बाद अलग अलग स्तर पर, अलग अलग समय पर इस मुद्रा में कुछ कुछ बदलाव होते रहे हैं। नोट और फिर सिक्के दोनों ही इसके अंतर्गत जारी किए जाते रहे हैं। तो ये हुआ इस मुद्रा का इतिहास। लेकिन अब हम उस इतिहास पर चर्चा करेंगे जहां पर हमें दिखाई देगा कि इस मुद्रा में कब कब गिरावट आती रही है। तो शुरुआत हम बढ़ते से घटते क्रम में करेंगे, यानी 2016, उसके बाद और पीछे के काल में जाएंगे। तो अभी जब ब्रेक्जिट वाली घटना हुई थी और ब्रेक्जिट की वोटिंग हुई थी 2016 में, तब जो ब्रिटिश की मुद्रा है ब्रिटिशर्स की, उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। तो ब्रिटिश मतदाताओं द्वारा यूरोपीय संघ को छोड़ने के लिए जब मतदान किया गया तो उसके अगले दिन पाउंड में 8% की गिरावट आ गई, और यह अक्टूबर 2016 की शुरुआत में 1.145 डॉलर के निचले स्तर पर पहुंच गया। यानी जब ये टॉप पर रहा होगा तब से लगाकर 28% तक की गिरावट इसमें देखी गई थी। इसी तरह की एक और घटना है ब्लैक वेडनेसडे, इस नाम से इसको जानते हैं। 1992 के साल में ये कई महीनों में घटित होता रहा। तो यूरोपीय संघ की सदस्यता का समय था जब ब्रिटेन इससे जुड़ने जा रहा था। तो ब्रिटेन की जो विनिमय दर व्यवस्था थी उसको ब्रिटेन ने समाप्त किया एक तरह से यूरोपियन यूनियन की व्यवस्था से जुड़ने के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि यूरो के लॉन्च होने से पहले मुद्रा के उतार चढ़ाव को कम करने के लिए डिजाइन की गई जो प्रणाली थी वो समाप्त हो गई। इसकी वजह से जो ब्रिटिश की मुद्रा थी उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा और पाउंड के वैल्यू में अवमूल्यन आ गया। हम ये भी देखते हैं कि जो पाउंड है आज के समय में, अगर हम इसको थोड़ा सा जोड़ करके देखें तो यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत यूरो मुद्रा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। और ऐसा माना जा रहा था कि अगर ब्रिटेन यहाँ पर जुड़ा रहता तो कुछ समय बाद पाउंड का भी वही हाल होता जो बाकी अन्य देशों की मुद्रा का लगभग हुआ है। लेकिन अब पाउंड, चूंकि ब्रिटेन अलग हो गया है, इसलिए पाउंड बचा हुआ है और पाउंड अब ठीक से अलग तरह से एक अलग मुद्रा के रूप में काम कर रहा है। 1997 में इस व्यवस्था के चलते प्रधानमंत्री जॉन मेजर जो उस वक्त थे, उनकी चुनाव में ठीक ठाक हार भी होती है। और इस व्यवस्था में हमें ये दिखाई देता है कि जब भी ऐसी कोई बड़ी घटना घटित होती है तो इससे मुद्रा की स्थितियों में और खासकर निवेशकों के द्वारा निवेश करने की गतिविधियों में हमेशा ही बदलाव देखने को मिलते हैं। जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो हमने इस टॉपिक के अंतर्गत शामिल किए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे जब भी आप IR का कोई उत्तर लिख रहे होंगे, खासकर उन स्थितियों पर जहां पर उस उत्तर में कुछ उदाहरण डालने वाली बात आएगी। तो अभी जो इसका प्रश्न बनेगा वो कुछ आप ऐसा ही बना करके देख सकते हैं। अब सरकार ने क्या किया कि पाउंड को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में 15% की बढ़ोतरी करनी पड़ी एक तरह से, और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 40 बिलियन डॉलर मूल्य का जो भंडार था उनके पास वो उन्हें बेचना पड़ा ताकि स्थिरता लाई जा सके पाउंड में। तो आप इसको रिलेट करिए, जब हमारे यहाँ LPG का संकट आया था, जब हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज बचा था बहुत कम बचा था, तब हमने क्या किया था, अपना सोना गिरवी रखा था और फिर पैसे की व्यवस्था की थी।
तो इसी तरह की व्यवस्था ऐसा नहीं कि भारत ने उस समय किया, उसके पहले भी कई सारे देश हैं जो ऐसी चीजें कर चुके हैं। इसके अलावा सुपर डॉलर का एक साल आता है 1985 में, जब देखा जाता है कि डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। 1980 के दशक में पाउंड की कीमत लगभग $2.30 के आसपास थी और 1985 की शुरुआत तक आते आते ये 1.05 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच जाती है। अब वैश्विक व्यापार में असंतुलन की स्थितियों की वजह से अमेरिकी मुद्रा में वृद्धि हुई थी, ऐसा देखा गया था। ठीक, तो गिरावट को रोकने के लिए फिर यहाँ पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई। वही वाली बात की सप्लाई को अब थोड़ा कम किया जाए ताकि जो गिरावट आ रही है उसको थोड़ा रोका जा सके। अभी हमने शुरुआत भी यहीं से की थी जब हमें गिरावट देखने को मिली है, तो जैसे ही सप्लाई बढ़ाई गई, सप्लाई पक्ष बढ़ा तो उसमें गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट को देखने के लिए बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा कुछ और भी प्लान किए गए। एक ये लोग एकॉर्ड साइन करते हैं, एक समझौता होता है, उसको कहते हैं प्लाजा एकॉर्ड। समझ रहे हैं, प्लाजा एकॉर्ड। एक बात, एक विषय से इसको और जोड़ करके देख सकते हैं, शायद मैं शुरू में उसको लिखना भूल गए हैं, तो विश्व के इतिहास खंड से भी इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा वहां पर। तो प्लाजा एकॉर्ड 1985 का एक समझौता है। इस समझौते में G5 के देश शामिल होते हैं। कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस और जापान। इसका मकसद क्या होता है कि ये देश मिलकर के एक ऐसा समझौता करें जहां पर यूएस यानी कि अमेरिका अपने जो डॉलर है उसमें कुछ गिरावट लाए। डॉलर के सापेक्ष जो अन्य मुद्राओं की वैल्यू गिर रही है उसको कुछ समान रखने के लिए डॉलर की वैल्यू में गिरावट लाए। ऐसी नीतियां बनाए कि इससे गिरावट आए, ताकि जो देशों को यूएस के साथ व्यापार करने में घाटा हो रहा है उस घाटे में कुछ कमी लाई जा सके। तो इसका नाम याद रखिए कि यह एग्रीमेंट 1985 में किया गया था और किस लिए किया गया था। और G5 के देशों के बीच में ये एग्रीमेंट किया गया था। ठीक, इसी तरह एक और एग्रीमेंट होता है, या हम कहें एक और संकट की स्थिति आती है जिसको IMF संकट 1976 के नाम से हम जानते हैं। तो 1970 के दशक के मध्य तक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में थी और ये सारी घटनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की। ठीक, तो 1975 में मुद्रास्फीति 25% से ऊपर पहुंच जाती है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अक्टूबर 1976 में 1.58 के रिकॉर्ड स्तर तक जो पाउंड की वैल्यू है वो गिर जाती है। ठीक, $3.9 बिलियन का ये कर्ज लेने का एक तरीके से फैसला लेती है ब्रिटेन की सरकार, और फिर ये भी उस समय IMF से कर्ज उठाते हैं और इस समय का कर्ज इनका अब तक का सबसे बड़ा कर्ज होता है। ठीक, और एक कर्ज उन्हें कब मिलता है? जब ऐसा एक शर्त रखी जाती है, क्योंकि IMF कभी भी कर्ज देता है तो कुछ ना कुछ शर्तों को तय करता है, और कर्ज देने की उनकी वजह भी वही होती है कि आप जब कर्ज चुकाएंगे तो कैसे चुकाएंगे, क्योंकि कर्ज आप तभी चुका पाएंगे जब आपने अपनी अर्थव्यवस्था में जो अब तक जो गलतियां की हैं जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था रिकवर नहीं हो पा रही या किसी तरह की कोई भी समस्या रही होगी, तभी आप इस स्तर तक पहुंचे हैं तो उनको दूर करेंगे। तो यहाँ पर क्या देखा गया? सार्वजनिक खर्च बहुत ज्यादा है, तो उसमें जब आप कटौती कर देंगे उसके बाद ही आप कर्ज चुकाने की स्थिति में आएंगे, इसलिए आपको कर्ज दिया जाएगा। तो ये स्थितियां भी यहाँ घटित हुई हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमें ये पता चलता है कि ऐसा नहीं कि केवल भारत को ही ऐसी स्थितियों का सामना करने की परिस्थितियां देखनी पड़ी हैं, विश्व के कई सारे देश अलग अलग स्तर पर ऐसी स्थितियों का सामना करते आए हैं। तो भारत में भी जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, जब भी ऐसी कोई स्थिति बनती है तो फिर वो विश्व की पुरानी स्थितियों को एक बार उनका अवलोकन करते हैं, उसके बाद भारत के संदर्भ में भी उन विकल्पों की तलाश करते हैं जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में आए संकट को दूर किया जा सकता है। तो आज की परिस्थितियां, चूंकि इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी देखने को मिल रही है, ठीक, और जो कीमतें हैं, कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है, तो इससे किस तरह की नीतियां बनाई जा सकती हैं और ये जो स्थितियां हैं कैसे इन नीतियों को प्रभावित करेंगी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इसी को फिर हम आगे आने वाले एपिसोड में जैसे जैसे अलग अलग मुद्रा के संदर्भ में चीजें स्पष्ट होती जाएंगी उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमने डॉलर का डिस्कशन इसके पहले एक एपिसोड में किया है, उसके पहले रुपए के सापेक्ष जो वैल्यू का अंतर आ रहा था उसको देखा है, और आज फिर ब्रिटेन की मुद्रा के संदर्भ में इसको डिस्कस किया है। तो जो पुराने एपिसोड्स हैं उनको आपको आई बटन में लिंक उनका दे दिया जाएगा, तो आप एक बार उनको भी जाकर के देखेंगे, फिर आपको वैश्विक परिस्थितियों के बारे में जो समझ है और बेहतर तरीके से हो सकेगी। तो सवाल क्या है आज का? निम्नलिखित में से किन के द्वारा पाउंड स्टर्लिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन इंग्लैंड,
वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड या फिर उपरोक्त सभी। तो सामान्य से थोड़ा सा हटकर सवाल है, आपको केवल एक इंटेलिजेंट गैस के माध्यम से इसका उत्तर देना है, ठीक है। तो एक और सवाल मेंस का, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां किस तरह किसी देश की मुद्रा विनिमय दर को प्रभावित करती हैं? पाउंड स्टर्लिंग के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समीक्षा कीजिए। 150 शब्दों में आप इस प्रश्न को भी लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज के इस टॉपिक से आपको कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।